Hello everyone. I hope I am audible and visible also. Right. So today आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. राइट. ये बीकॉम का बहुत ही एसेंशियल चैप्टर है और राइट और इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली पर्पस अपने इस वीडियो का ये होना चाहिए कि सिर्फ प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पर्पस से आप इसकी पढ़ाई मत कीजिए. बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं होगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इट विल बी अ काइंड ऑफ वेरी रिस्की टास्क. राइट. तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, इसकी लीगैलिटीज समझ लेते हैं. देन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे. राइट. जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अब ये क्या चीज़ है? आप लोगों ने अभी तक फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया हुआ है कंपनीज का. राइट. एंड सोल प्रोप्राइटरशिप का. राइट. उसमें ओनर्स का फंड आता था. राइट. वो सारी चीज़ें आपने देखी थी. और जब वो आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया था, राइट, जब कंपनी का, तो आपको पता है कि किसी भी कंपनी का अल्टीमेट पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. राइट. प्रॉफिट बनाना होता है. बट यहाँ तो सबसे पहला वर्ड ही लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट. नॉट लगा दिया गया है प्रॉफिट के सामने. मतलब ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे. राइट. इट विल बी अ काइंड ऑफ एनजीओस. तो बेसिकली इसका पर्पस होता क्या है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस क्या होता है? देखो, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद रखना है. पहला तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड टू डू सम चैरिटेबल वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी. राइट. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एनजीओ है, राइट, वो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है. एजुकेशन सेक्टर में किसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है? जिन बच्चों के पास हायर एजुकेशन वगैरह या फिर उसको अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो खर्च नहीं कर सकते हैं और उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल सकता, इवन बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल पा रहा है. राइट. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो एस्टैब्लिश होते हैं, राइट, उसके थ्रू उनको फाइनेंशियल हेल्प किया जाता है एंड देन दे कैन फर्दर परस्यू देयर हायर स्टडीज. राइट. दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक ओल्ड एज होम. राइट. जैसे हमारे जो एल्डर्स हैं, राइट, उनका अगर कोई सहारा नहीं है, राइट, तो उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ को मीट करने के लिए खाना, पानी एंड रहने के लिए शेल्टर के लिए जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती है उसको इस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. राइट. तो ये सारे वेलफेयर के काम हो गए, ये सारे चैरिटी के भी काम हो गए. राइट. कहीं पे फॉर एग्जांपल कहीं स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, राइट, उसके लिए कोई क्लब खोल दिया गया. क्लब में अब होगा क्या कि क्लब में बच्चों को, जो भी टैलेंटेड बच्चे रहेंगे, उनको फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा. राइट. एंड वो वहाँ पे आके अपनी स्पोर्ट्स की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो वहाँ पे शो कर सकते हैं. राइट. तो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये होता है चैरिटेबल वर्क एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. यही सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं. आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन unlikely unlike the profit making companies, they will not involve in trading activities. When I say trading activities, that means they will not manufacture any product. राइट. वो यहाँ पे देखो काफी बोल्ड में लिखा हुआ है, दे विल नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल गुड्स एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. ठीक है. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी ज़्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता है. राइट. तो ये तो था बैकग्राउंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, एनजीओस के बारे में. राइट. आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैसा कहाँ से आता है. ठीक है. पैसा कहाँ से आएगा? कंपनीज में आपने देखा था कि कंपनीज पहले पैसों को रेज करती है, राइट, लोन वगैरह के माध्यम से. राइट. फिर उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है, फिर उसको मार्केट में सेल करती है, तब वो पैसे आते हैं, रेवेन्यू आता है, जनरेट होता है. एंड देन एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद प्रॉफिट जनरेट होता है. राइट. बट यहाँ पे पैसे क्यों आएंगे? राइट. ये तो चैरिटी का काम है, सोसाइटी में वेलफेयर का काम है. तो बेसिकली यहाँ पे पैसे डोनेशन के माध्यम से आते हैं. ठीक है. किसी ने डोनेट कर दिया. राइट. डोनेशन इज अ वेरी गुड वर्क. राइट. डोनेशन के माध्यम से आ सकता है, या फिर किसी भी एनजीओ का मेंबर बनना अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है सोसाइटी में. राइट. तो मेंबरशिप ले लिया किसी ने उस पार्टिकुलर एनजीओ का. राइट. तो मेंबरशिप तो फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ मेंबरशिप फी देना पड़ेगा. राइट.
उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो पैसे किस किस मीडियम के थ्रू आते हैं। पहले तो सब्सक्रिप्शन के थ्रू आ जाएगा, मेंबरशिप फी के थ्रू आ जाएगा, डोनेशन के थ्रू आ जाएगा, राइट। तो दीज आर डिफरेंट मीडियम्स थ्रू विच एंड नॉट फ्रॉम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे गेट money, right? Apart from that, they can get money from government, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रांट इन एड, राइट। ग्रांट इन एड बोल देंगे। गवर्नमेंट ने अगर कुछ ऐसा बेनिफिट दे दिया कि चलो आप अच्छा कर रहे हो सोसाइटी के लिए, तो हमारी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन ले लो, ठीक है। बेसिकली ग्रांट इन एड का मतलब ये होता है, दीज एड्स मतलब मदद आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, राइट। राइट। देखो ये इसका डिफरेंस लोन से कंप्लीटली डिफरेंट है। लोन में क्या होता है कि प्रिंसिपल को आपको पे बैक करना होता है, बट ग्रांट्स इन एड अगर मिला तो उसमें आपको प्रिंसिपल को वापस नहीं करना है, इवन इंटरेस्ट भी नहीं देना है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पास और कहाँ से पैसे आते हैं, और पैसे आने का माध्यम हो सकता है लिगेसीज, राइट। अभी आगे सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लिगेसीज का मतलब समझ लीजिए, लिगेसीज होता क्या है। देखो होता क्या है ना कि कुछ ऐसे भी सोसाइटी में लोग रहते हैं जिनका कोई लीगल हायर नहीं होता है, ठीक है, राइट। उनका कोई उनके बाद उनकी फैमिली में कोई बचा नहीं रहता है, राइट। तो अगर वो काफ़ी अमीर लोग हैं, राइट, तो उनके जाने के बाद, उनके डेथ के बाद, राइट, हु विल बी द पर्सन हु विल बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, राइट। तो वो एक डील साइन कर देते हैं, राइट। थ्रू दैट डील एंड एग्रीमेंट they sign an agreement and they promise that after their death all the properties will be provided for the benefit of the not for profit organizations, right। तो ये प्रोसेस जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे लिगेसिस। अब लिगेसिस के थ्रू कम पैसा भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी आ सकता है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो जो भी फंड रेज किया जाता है ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनको क्रेडिट किया जाता है कैपिटल फंड में, राइट। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये कैपिटल फंड में ये सारे फंड्स जो आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन से, मेंबरशिप से, राइट, लिगेसीज से, राइट, तो ये सारे के सारे फंड कहाँ जाएंगे, कैपिटल फंड में। कंपनी में क्या होता था, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रिएट होता था, राइट। तो डिफरेंस ये है, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट यूज होता था, यहाँ कैपिटल फंड होगा। वहाँ पे ओनर्स का मनी कैपिटल अकाउंट में जाता था, राइट, और यहाँ पे कैपिटल फंड क्रिएट होगा, ओके। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मेंबरशिप फी होगा, सब्सक्रिप्शन होगा, डोनेशन होगा, ग्रांट इन एड होगा, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी होगा, राइट। अब ये क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और फ्यूचर के लिए भी तो इनको, अब एक बार स्टार्ट हो गया तो फ्यूचर के लिए भी तो इनको पैसे चाहिए, राइट। फ्यूचर में भी तो ऑब्लिगेशंस हैं, सारी सर्विसेज फ्यूचर में भी प्रोवाइड करनी है। तो ये क्या करते हैं कि अपना भी कॉर्पस फंड इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में करके रखते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे इनकम प्राप्त होगा इनको, राइट, ठीक है। तो वो सारा इनको हेल्प करता है फ्यूचर में चैरिटेबल एंड वेलफेयर वर्क करने में, राइट। आई होप आपको थ्योरेटिकल चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि बेसिकली पर्पस क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ये देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं आपको, ठीक है। सारी के सारे लेक्चर्स एक बार फिर से रिमाइंड करके ध्यान से सुन लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो फिर भी स्क्रीन पे। सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप or public at large, such as education, healthcare, recreation, sports, and everything. I have made you very clear that what is each and every word here which is written over here, and how they are interpreted into the market, right? How you will be understanding and how you will be writing in your examination, right? ठीक है। बेसिक पर्पस क्या होता है इनका, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। आइदर ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या फिर उसके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्ज ये लोग लोगों से लेते हैं। दैट कैन बी अफोर्डेबल, राइट। वो जो अंडर प्रिविलेज क्लास है ना वो उसको अफोर्ड कर पाएगा, राइट। वैसे चार्जेस ये लोग उनसे लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, these are organized as charitable trust societies and subscriber to such organizations are called members, right। थर्ड होगा इसका, द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम सच एज ऑर्गेनाइजेशंस, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, राइट। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स। क्यों? क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। कंपनी का टोटली अपोजिट सिनारियो है वहाँ पे, ठीक है। कंपनी का मोटिव क्या था, प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट होता था तो उसको
उनके शेयर होल्डर्स में बांट देते थे, राइट, या तो डिविडेंड दे दिया या फिर उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। बट यहाँ पे नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। होगा क्या, उसको कैपिटल अकाउंट में सिंपली ऐड कर देंगे, सॉरी नॉट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फंड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इज क्रिएटेड इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैपिटल फंड जहां भी दिखे समझ जाना ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाउ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के केस में हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे, इनकम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे। बट यहाँ पे कुछ टर्म्स अलग हो जाएंगे, नेचर सेम रहेगा, नेचर सेम रहेगा, बट आपको ये याद रखना है अगर एग्जाम में आ गया कि फाइनल अकाउंट्स क्या क्या प्रिपेयर करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको 3 चीजें लिखनी है। ठीक है, वो कौन कौन सा होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट it's a kind of book account where you note down all the cash inflows and outflows। कैश इनफ्लो होगा उसको रिसीट्स बोलेंगे, रिसीट साइड में लिखेंगे, और पेमेंट होगा उसको हम लोग कैश आउटफ्लो बोलेंगे, राइट। कैश आउटफ्लो का मतलब पेमेंट किया, राइट। तो ये बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना नॉट कंपनी के केस में, राइट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केस में क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रिएट कर देंगे। कंपनी के केस में हम लोग क्या करते थे, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे। बट यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केस में हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज ट्रेडिंग तो मैन्युफैक्चरिंग ये कर नहीं रहे हैं, राइट। ये प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्ट जब बन ही नहीं रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ही गया, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, राइट। 1 बाय 1 सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। तो उसके लिए घबराना नहीं है अभी। एंड फाइनली जो भी बैलेंसेस बच जाएंगे, जो भी अकाउंट्स, उनको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, सेम एज कंपनीज अकाउंट, राइट। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि जो भी कंपनीज होती हैं तो कंपनीज में क्या कैसे फंक्शनिंग डे टू डे ऑपरेशन चल रहा है, तो एक ऊपर सुपरवाइजर टाइप का एक रेगुलेटर होता है, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राइट। तो इसके लिए भी चूंकि यहाँ भी पैसों का लेन देन हो रहा है, और ऐसा ना हो जाए कि कल की डेट में कोई एनजीओ खोल के बैठ गया और वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करने लगा, राइट। तो उन सब सारी चीज़ों को ओवरव्यू करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज भी इनके ऊपर नज़र बनाए रखता है, राइट। एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए इनसे प्रिपेयर करवाता है सो दैट एक लेखा जोखा जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, राइट। तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज इज द रेगुलेटर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, जो मैंने आपको बता दिया, विच हेल्प्स द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, राइट। थोड़ा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो होगा तो उसको रिसीट साइड में लिखेंगे, आउटफ्लो होगा उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे। इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिव समराइज्ड पिक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, समराइज्ड होता है पिक्चर, समराइज्ड पिक्चर ऑफ वेरियस रिसीट्स एंड पेमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि आप लोग कैश बुक जब प्रिपेयर करते थे, राइट, तो कैश बुक में कैश बुक के पहले जो कैश अकाउंट खुला रहता था, राइट, उसमें एज एंड व्हेन जब भी ट्रांजेक्शन होता था डेली बेसिस पे, सो डेट वाइज हम लोग उस ट्रांजेक्शन्स को नोट करते जाते थे। अगर उसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता था तो, राइट, कैश एंड बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता था तो उसको डेली डेट वाइज हम लोग रिकॉर्ड करते थे। तो ऐसा हमने देखा था कि कैश अकाउंट जो था ना वो बार बार रिपीट होता था, ठीक है। कैश का या तो आया या कैश गया, राइट, तो कैश अकाउंट बार बार रिपीट होता था, ठीक है। तो जब कैश अकाउंट जब हमने प्रिपेयर किया था, राइट, और जब हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते थे तो डेट वाइज उसको लिखते थे, राइट। बट यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चूंकि अब वो काफी बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कि पहले सब सम टोटल कर लो कि कितना कैश नेट इनफ्लो है या आउटफ्लो है। इनफ्लो होगा दैट इज रिसीट, अगर नेट इनफ्लो आया तो दैट विल बी रिसीट, अगर आउटफ्लो हो गया तो दैट विल बी कॉल्ड पेमेंट, राइट। और वो समरी बना लो फाइनल टोटल करके, ठीक है, और फिर एक लाइन में ही उसको आप लिख दीजिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये इसका मतलब है समराइज्ड पिक्चर, ठीक है, सम करके आप लिखिए, ठीक है, irrespective of whether they pertain to the current year,
प्रीवियस पीरियड एंड सक्सीडिंग पीरियड। लास्ट ईयर का हो तो भी कोई बात नहीं है, अगर इस साल मिला है तो उसको लिखेंगे, राइट। प्रीवियस ईयर का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करंट ईयर का है, सब सारी चीज़ें लिखेंगे, इन टोटल सम टोटल लिखेंगे, ठीक है। वेदर दे आर ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब ये होता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो प्राप्त होता है ना, तो उनको हम लोग एज अ रेवेन्यू कंसिडर कर लेते हैं। और बहुत बड़ा एबनॉर्मल कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अगर प्रॉफिट आ गया, राइट, तो उसको हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी, मेरी वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको फाइनेंस एंड अकाउंट्स के टर्म में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दीज वर्ड्स। आई वॉन्ट बी एक्सप्लेनिंग दिस मच ओवर हियर बिकॉज अननेसेसरीली वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी जितना पर्पस है, जितना समझने के लिए हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बस उतना ही समझना है अभी, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग देख रहे हैं कि उसमें आपको पता लगा कि समराइज पिक्चर ऑफ वेरियस रिसीट्स एंड पेमेंट्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखो इसमें नॉन कैश आइटम जो होगा ना, जो डेप्रिसिएशन होगा, राइट, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करना है स्टार्ट करते तो उसमें अगर डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन दिख जाता, ठीक है, और फिर आपसे अगर बोलता कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, तो कहीं हो सकता था कि आप कहीं पे इसको डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देते हैं, एज अ पेमेंट कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश आइटम का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है आपको, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओपनिंग बैलेंस अगर दिया है तो कैश इन बैंक या कैश इन बैंक होगा, वो रिसीट साइड में दिखाएंगे, दैट मीन्स डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है, बाएं साइड में। एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट कैश इन हैंड बैंक बैलेंस एज एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट मतलब पेमेंट साइड में, राइट। इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, एट द एंड इट शैल बी शोन ऑन द डेबिट साइड एज द लास्ट आइटम। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, कुछ पैसे मिले हैं, राइट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से ले रहे हैं, अगर ये एनजीओ ही है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहा है तो दैट मनी विल कम इनसाइड द कंपनी, एंड इफ इट इज कमिंग इनसाइड इनफ्लो देन इट विल बी कंसिडर रिसीट, तो डेबिट साइड में इसको लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक्सेल दिख रहा होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सिल्वर पॉइंट क्लब, ठीक है, ये क्लब है। प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2015, राइट। ये आपको प्रिपेयर करना है, ये सारे पार्टिकुलर्स दिए हैं, ठीक है। अब पर्पस आपका क्या होगा, जब भी आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे, अगर कुछ पार्टिकुलर्स दे दिया, ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कैश इनफ्लो है और कहाँ पे कैश आउटफ्लो है, ठीक है। वर्ड ईच लाइन आइटम जब आप पढ़ेंगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, ठीक है, राइट। जो आएगा उसको रिसीट साइड में लिख देंगे और जो जाएगा उसको पेमेंट साइड में लिख देंगे, राइट। अब जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, देखो ये सेल फॉर रिफ्रेशमेंट, ठीक है, रिफ्रेशमेंट जो सेल किया गया, राइट। जब आप कोई भी चीज सेल करते हैं, राइट, तो उसके बदले पैसा आता है, राइट, तो दिस विल बी रिसीट, तो इसको रिसीट साइड में लिखेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे एक देख लो, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया गया, आप कोई भी चीज आप परचेज करते हैं तो वहां पे पेमेंट करेंगे, राइट, तो दिस विल बी रिटन ऑन द पेमेंट साइड, राइट। तो आप पढ़ के पहले पहचानना है, ये बहुत ही सिंपल होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना। इसके बाद जब आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बट अभी के लिए तो ये तो काफी इजी है, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखो फॉर्मेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ऐसे बनेगा, सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2015, जो प्रिपेयर करना है। बाएं साइड में हम लोग लिखेंगे डेबिट और दाहिने साइड में सबसे किनारे में क्रेडिट, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिसीट्स, राइट, रिसीट्स लिखेंगे, ओके, रिसीट्स लिख दिया, राइट। उसके बाद से यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट इन ब्रैकेट रुपीस लिख देंगे, राइट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट्स, राइट। और यहाँ पे फिर से अमाउंट इन ब्रैकेट रुपीस, राइट, ये लिख दिया। अब एक एक करके जो भी पार्टिकुलर्स दिया है उसको पढ़ते जाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस 1000 दिया हुआ है एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस 7200 दिया हुआ है। आपको मैंने अभी थ्योरी में पढ़ाया था कि जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे उनको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था
वही तो इस साल का ओपनिंग होगा, राइट। तो वही सारी चीज़ें लिखनी है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कॉलम आपका, एक रो जो बनेगा वो कैश का बनेगा, एक रो जो बनेगा वो आपका बैंक का बनेगा। दोनों अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए, दिस वाज 1000 एंड दिस वाज 7200, राइट। ये आपने लिख दिया, रिसीट साइड में लिखा, राइट। राइट, ओपनिंग आपको रिसीट साइड में लिखना है, ठीक है। नाउ अब देखो सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड फॉर, ठीक है। अब ये एक सिल्वर पॉइंट क्लब है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जो भी इसके मेंबर्स हैं उन लोगों ने पैसे दिए हैं, मेंबरशिप लिया है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ये दिया हुआ है। 2013-14 में क्या था, 500 रुपये। 2014-15 में 7600। 2015-16 में 900 रुपये प्राप्त हुए हैं। टोटल ये है आपका 9000 रुपीज़। सम टोटल ऑफ दीज थ्री अमाउंट्स 500, 7600 एंड 900 का सम टोटल ये है, ठीक है। तो अभी आपने थ्योरी में देखा था कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो भी है या तो करंट ईयर का है या प्रेसिडिंग ईयर का है या फिर सक्सीडिंग ईयर का है, वो नेट अमाउंट हम लोग लिखते हैं। नेट अमाउंट सेम सेम चीज़ आप यहाँ पे लाके इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सेम अमाउंट, राइट। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर मत लिखो, यहाँ पे सीधे लिखो सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, राइट। ये आपने लिख दिया। नाउ ये आइडेंटिफाई करो, अब ये सब्सक्रिप्शन था तो पैसा आया था ना, तो ये तो इनफ्लो था, इसलिए इसको रिसीट साइड में लिखा। रिसीट का मतलब प्राप्त होने वाली, वैसे पैसे जो प्राप्त हो रहे हैं उसको रिसीट साइड में लिखेंगे, ठीक है। नाउ सेल फॉर रिफ्रेशमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, राइट। पैसे आएंगे तो इसको यहाँ पे ये कॉपी करो, सिंपली इसको रिसीट साइड में लिख दो यहाँ पे, इस पे, राइट। ये आपने लिख दिया, राइट। एंट्रेंस फी रिसीव्ड, अगेन एंट्रेंस फी अगर पैसा आ रहा है दैट मीन्स इसको रिसीट साइड में लिखो, तो इसको भी लिखो और टीएसपी, एंट्रेंस फी रिसीट हो गया। नाउ नेक्स्ट आइटम क्या है, पार्टिकुलर्स में सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जब भी कोई सेल करेंगे तो पैसा आएगा। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट मीन्स या तो एक क्रिकेट क्लब होगा या फिर ये फुटबॉल क्लब होगा या कोई भी स्पोर्ट्स क्लब है ये, ठीक है। ये जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये कोई गेम से रिलेटेड कोई क्लब है, ठीक है। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल था उसको ये लोग सेल कर रहे हैं तो उससे पैसा आएगा, राइट। सो गो टू दिस रिसीट साइड एंड राइट दिस, बिकॉज इससे पैसा मिलेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट आइटम, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन। अब पेविलियन भी है, राइट। तो डोनेशन है, डोनेशन मिला है इसको पेविलियन को रिनोवेशन कराने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो ये भी रिसीट साइड में लिख देंगे 4600। अब देखो रेंट पे किया गया है, दैट मीन्स दिस विल बी पेमेंट, राइट। तो इसको पेमेंट साइड में लिख दीजिए यहाँ पे, राइट। पेमेंट साइड में लिख दिया। नाउ नेक्स्ट आइटम क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस, राइट। अब जब परचेस किया गया हो तो इसके लिए पेमेंट किया गया तो इसको पेमेंट साइड में लिखिए, राइट। अब यहाँ पे परचेस ऑफ रिफ्रेशमेंट, अगेन इसके लिए पेमेंट किया गया होगा तो वो भी लिख दीजिए यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद से क्या है, एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट। ओके, देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये टेनिस का कोर्ट है, राइट। टेनिस का कोर्ट है तो ये एक्सपेंसेस इसके लिए पे किए गए हैं, राइट। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, इसको पेमेंट साइड में लिख देंगे, राइट। नाउ सैलरी पेड इज अगेन अ पेमेंट, राइट। अब एनजीओ है इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, इनके पास स्टाफ नहीं होंगे, स्टाफ भी तो इनको रखना पड़ेगा ना वो सारी चीज़ें देखने के लिए, राइट। तो उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अगर टूर्नामेंट में हुआ है तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ा होगा इनको, तो वो भी आप लिखिए यहाँ पे, राइट। फर्नीचर परचेज किया तो पेमेंट किया होगा, राइट। ये भी लिख दो यहाँ पे। ऑफिस एक्सपेंसेस, इनका ऑफिस भी होगा अपना, राइट। हवा में तो ये अपना जो भी चैरिटी का काम है वो तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। इनके लिए ऑफिस स्पेस भी चाहिए, राइट। राइट, ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिया एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस कैरिड डाउन, और सिर्फ ये दिया हुआ है आपका कैश, राइट। बैंक का नहीं दिया हुआ है तो बैंक का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। ये अमाउंट कितना दिया हुआ है कैश, ये दिया हुआ है आपका 400, राइट। ओके, नाउ एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो भी रिसीट साइड में जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, वो बड़ा है। ये देखो सम टोटल, इन सब का सम टोटल करना है कैलकुलेटर में, ये देखो 25,000 आ रहा है यहाँ पे। एक बार पेमेंट साइड में देख लेते हैं कि हमने कितना पेमेंट किया है, मतलब इस पर्टिकुलर एनजीओ ने कितना पेमेंट किया है। तो ये सम टोटल देखो कितना रहा, 18,400, यानी ज़्यादा अमाउंट प्राप्त हुए हैं, राइट। तो ये पहले सम टोटल कर लो। सम टोटल आप जब करेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक, राइट, तो दिस कम्स आउट टू बी 20
5,000 राइट, 25,000 ये आ रहा है राइट। सेम अमाउंट को यहाँ लिखो 25,000 राइट, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस। एंड फिर बैलेंसिंग फिगर हम लोग निकालते हैं राइट। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं? दिस विल बी दिस माइनस सम ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक सम कर दो, कल कर दो, तो ये हमें मिल गया बैंक का बैलेंस राइट। इसको क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर राइट। दिस विल गिव यू द बैलेंसिंग फिगर राइट। बस हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। दोनों साइड इक्वल है और हमें बैंक का बैलेंसिंग फिगर भी मिल चुका है, ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछे कि विद द गिवन कैश बुक और कैश ट्रांजेक्शन्स राइट एंड द ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसको आपको ऐसे करके दिखा देना है। पहले आपको सिंपली पर्पस आपका ये होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना है कि किस में पैसा आ रहा है, किस में पैसा जा रहा है। आने वाले को रिसीट साइड में लिख देना 1 बाय 1 करके और सम टोटल करना, और जो पैसे जा रहे हैं उसको पेमेंट साइड में लिखना और फिर इसको सम टोटल करना, और फिर अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर वगैरह है तो वो निकाल के मैच कर देना, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा। विद दिस आई फिनिश दिस सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगले वीडियो में इन डिटेल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद से कुछ एडजस्टमेंट भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं, तो उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।